और आम आदमी को महंगाई का फिर से झटका लगा है। घरेलू रसोई गैस के दाम फिर बढ़ गए हैं। एलपीजी की कीमत में प्रति सिलेंडर 29 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। नई दरें आज रात से लागू हो रही है, यानी 12 बजे से लागू हो गई हैं। दिल्ली में अब घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत हो जाएगी 913 रुपए से बढ़कर 942 रुपए। राजधानी दिल्ली के अलावा श्रीनगर की बात की जाए तो यहां पर घरेलू एलपीजी के दाम में भी इजाफा हुआ है और ये बढ़कर सीधे 1000 के पार पहुंच गया है। श्रीनगर में अब घरेलू सिलेंडर की कीमत 1058 रुपए हो गई है। 3 महीने में दूसरी बार ऐसा मौका है जब लोगों पर महंगाई की मार का ये बोझ डला है। एलपीजी के दामों में बढ़ोतरी की गई है। इससे पहले 7 मार्च को प्रति सिलेंडर 60 रुपए की बढ़ोतरी की गई थी। अब भोपाल के कीमतों की बात करें तो यहां पर भी 29 रुपए की वृद्धि दर्ज की गई है। 918 का जो सिलेंडर मिलता था वो अब 947.50 रुपए का मिलेगा। तो आम आदमी पर महंगाई की मार लगातार पड़ रही है और यही कारण है कि आम लोग परेशान हैं। नॉर्थ ईस्ट की भी बात कर लेते हैं। गुवाहाटी में जो सिलेंडर 962 रुपए का मिलता था, 19 रुपए के इजाफे के साथ अब ये 991 रुपए प्रति सिलेंडर मिलेगा। यानी कि अब जो खर्चा है वो लोगों का बढ़ेगा, बजट बिगड़ेगा। जम्मू में भी 29 रुपए के इजाफे के साथ 964 रुपए 50 पैसे का सिलेंडर अब 993 रुपए 50 पैसे का मिलेगा। लगभग 6.5 रुपए 1000 से दूर श्रीनगर का, जैसा कि हमने आपको बताया, यहां पर सिलेंडर के दाम 1000 रुपए को पार कर चुके हैं। 1058 रुपए का सिलेंडर हो चुका है। चेन्नई की बात करें तो 928 रुपए का जो सिलेंडर मिलता था, 29 रुपए की वृद्धि के साथ अब 957 रुपए 50 पैसे का ये सिलेंडर यहां पर मिलेगा। तो 29 रुपए पूरे देश में एलपीजी के घरेलू जो सिलेंडर है उसके दामों में प्रति सिलेंडर इजाफा किया गया है। कोलकाता में 928 रुपए 50 पैसे का सिलेंडर अब बढ़कर 968 रुपए का मिलेगा। इससे पहले 7 मार्च को 60 रुपए की वृद्धि की गई थी। अब यह दूसरा मौका है जब 29 रुपए की वृद्धि एलपीजी घरेलू सिलेंडर में की गई है। मुंबई में भी सिलेंडर महंगा हो गया है। 912 रुपए 50 पैसे का सिलेंडर 29 रुपए की वृद्धि के साथ अब 941 रुपए 50 रुपए पैसे का मिलेगा। तो आप चाहे दिल्ली की बात करें, मुंबई की बात करें, गुवाहाटी की बात करें, श्रीनगर की या जम्मू की, सब जगह 29 रुपए की वृद्धि के साथ अब सिलेंडर महंगे हो गए हैं। पटना में हुए फायरिंग मामले के बाद से खान सर की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। 2 दिन में खान सर के ऊपर मुश्किलों का, मुसीबतों का पहाड़ टूट गया है और पिछले 2 दिन से वो फरार भी हैं। पुलिस उनकी तलाश में लगातार जुटी हुई है। खान सर पर गिरफ्तारी की तलवार चूंकि लटक रही है। हालांकि उनके वकील का कहना है कि अब सोमवार को वो जमानत याचिका कोर्ट में दाखिल करेंगे। तो दूसरी ओर खबर है कि खान सर के कोचिंग सेंटर पर फायर सेफ्टी नॉर्म्स का पालन नहीं करने का भी आरोप है। अब जांच के दौरान उनके कोचिंग सेंटर में कई खामियां भी पाई गई हैं, जिसके बाद फायर सेफ्टी डिपार्टमेंट की ओर से यह नोटिस दिया गया है और 15 दिन के अंदर अगर कमियों को दूर नहीं किया गया तो कोचिंग सेंटर पर ताला भी लग सकता है। फैजल खान उर्फ खान सर कहाँ हैं? जब से एफआईआर दर्ज हुई है उनके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है। आप लोगों ने देखा उनको कभी यहाँ पे? नहीं, हम लोगों ने तो नहीं देखा अभी तक यहाँ पे। कल से नजर नहीं आ रहे हो? नहीं। आप लोग की नजर पड़ी है खान सर पे? नहीं, हम तो कल तो कोचिंग बंद था, यहाँ पर तो बंद था, तो कैसे देखेंगे? अब देखिए कब आते हैं। खान सर सरेंडर करने से क्यों डर रहे हैं? जिस तरह का ग्राउंड है उसमें कोई इन पर आरोप है ही नहीं। खान सर को किस बात का डर सता रहा है? और क्या खान सर के कोचिंग पर ताला लगने वाला है? यदि अनुपालन नहीं होगा तो निश्चित रूप से सील की कार्रवाई होगी। उसमें किसी स्तर पर चूक नहीं होने जा रही है। फायरिंग मामले में दिन ब दिन खान सर की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। पुलिस खान सर की तलाश में जुटी है। पिछले 2 दिन से खान सर फरार हैं, लेकिन वो सरेंडर करने को तैयार नहीं है। इस बीच खान सर के सामने एक और मुसीबत आ गई है। अब उनके कोचिंग पर सील की कार्रवाई का खतरा मंडराने लगा है। शनिवार को दोपहर में खबर आई कि खान सर कोर्ट में सरेंडर करने वाले हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उल्टा उनके वकील ने कहा कि खान सर सरेंडर नहीं करेंगे।
उन्होंने कुछ किया ही नहीं है। पुलिस ने एफआईआर में सब गलत लिख रखा है। ऐसे में उन्हें बेल लेने की जरूरत पड़ सकती है। खिलाफ जो एफआईआर दर्ज किया गया है वो रिटेलिएशन में किया गया है, क्या कि उनके स्टाफ के द्वारा 2 तारीख को डायरेक्टर के खिलाफ केस किया गया था और जो भी वीडियो और फोटोग्राफ्स के आधार पर किया गया था वो गार्ड लोग थे जो सेफ्टी पर्पस से एयर फायरिंग किए थे। किसी को कोई इंजरी भी नहीं है, लेकिन थाना में जो एफआईआर किया गया है उसमें इनका नाम डिस्क्लोजर स्टेटमेंट में इंसर्ट कर दिया गया। क्या फंसाने की साजिश है? क्या हाँ, सर? फंसाने की साजिश है। इनको बदनाम करने के लिए इस तरह का एफआईआर करवाया गया। तो सर सेक्रेटरी वेल ही फाइल करेंगे। जिस तरह का ग्राउंड है उसमें कोई इन पर आरोप है ही नहीं। खान सर के वकील का कहना है कि सोमवार को अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की जाएगी। तो सूत्रों के हवाले से खबर ये है कि पटना पुलिस भी सोमवार तक खान सर के सरेंडर का इंतजार करेगी। फिलहाल पुलिस खान सर की गिरफ्तारी के मूड में नहीं है। सोमवार को फैजल खान उर्फ खान सर कोर्ट में याचिका दाखिल करेंगे, जहां उन्हें अग्रिम जमानत मिलने की उम्मीद है। खान ग्लोबल कोचिंग के संचालक फैजल खान उर्फ खान पर एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है उनकी गिरफ्तारी के लिए। ये कोचिंग है खान ग्लोबल स्टडीज़ के नाम से और यहाँ पर रात पुलिस पहुँची थी। काफ़ी देर तक पुलिस यहाँ रही, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिल सकी कि खान सर कहाँ हैं और अभी भी ये जानकारी नहीं मिल पा रही है किसी को कि खान सर कहाँ हैं। पुलिसकर्मी यहाँ पर तैनात कर दिए गए हैं और इस पूरे परिसर में सुरक्षा काफ़ी बढ़ा दी गई है। चूँकि कई कोचिंग संस्थान यहाँ पर हैं, उनसे जुड़े छात्र यहाँ पर अभी आ रहे हैं, लेकिन नियमित रूप से जो क्लास हो रहा था वो अभी नहीं हो रहा है। एक तरफ खान सर के ऊपर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है, तो दूसरी तरफ खबर ये है कि उनके कोचिंग सेंटर में फायर सेफ्टी के मानकों का पालन नहीं किया जा रहा। बिहार अग्निशमन सेवा के डीआईजी ने जानकारी दी है कि खान ग्लोबल स्टडीज में कई तरह की खामियां पाई गई हैं और अगर 15 दिनों के अंदर मानकों का पालन नहीं किया गया तो खान सर के कोचिंग पर ताला लटक सकता है। जो ऑडिट किया गया था उसमें बहुत सारे डिफॉल्ट थे। कोचिंग में जो ऑडिट किए हैं उसमें जो फायर से संबंधित जो त्रुटि पाई गई है यथा जो है सो फिक्स फायर फाइटिंग का जो कमियां हैं और जो ऑक्यूपेंसी है बच्चों का जो है उस पर कुछ कमियां पाई गई है। जो यदि वे उसका मीट कर देते हैं तब कोई बात नहीं है, यदि अनुपालन नहीं करते हैं तो वहाँ के जो संबंधित अग्निशमन पदाधिकारी हैं और यहाँ के जो जिला अग्निशमन पदाधिकारी वे लगातार इस पर काम कर रहे हैं और हमारा मुख्य उद्देश्य है कि अनुपालन सुनिश्चित कराएं। मुझे ये नहीं, हम लोग का उद्देश्य ये नहीं है कि किसी प्रकार की कोई ट्रबल डालें। हम लोग का मुख्य उद्देश्य है कि अनुपालन किया जाए ताकि आम जनों की क्षति को रोका जा सके। यदि अनुपालन नहीं होगा तो निश्चित रूप से सील की कार्रवाई होगी। यथाविधिक प्रक्रिया और प्रावधानों के तहत सील की कार्रवाई की जाएगी। उसमें किसी स्तर पर चूक नहीं होने जा रही है। जो भी कानून का पालन नहीं करेंगे, नियमों का पालन नहीं करेंगे, उनके विरुद्ध सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। ज्ञान बिंदु कोचिंग के डायरेक्टर रोशन आनंद सर जेल में बंद हैं। खान सर फरार हैं। ऊपर से अब उनके कोचिंग पर सीलिंग का खतरा मंडरा रहा है और इन सब में सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है हजारों छात्रों का। कोचिंग वॉर के बीच छात्र कुछ समझ नहीं पा रहे। हालात ये हो गए हैं कि पटना में कोचिंग का सबसे बड़ा कैंपस मुसल्लहपुर के दोनों कोचिंग में पढ़ाई लगभग ठप है। स्टूडेंट्स चाह रहे हैं कि अब किसी तरह से ये विवाद खत्म हो जाए और दोनों टीचर बैठकर सुलह कर लें। इस घटना से स्टूडेंट को बहुत गहरा नुकसान है कि हाल ही में नज़दीक में मद निषेध का एग्ज़ाम आने वाली है जो 14-17 तारीख को मेरा 17 तारीख का एग्ज़ाम है। इसमें हम लोग को बहुत घटा है, क्लासें बंद हो गई है, हम लोग भी डिस्टर्ब हुए हैं। हम लोग को मतलब कि मोबाइल खोलते ही देखते हैं बार बार इसी प्रकार की रील्स आ रही है, तो बहुत ही मतलब कि क्या लग रहा है किसकी गलती तो मतलब कि कहा नहीं जा सकता है। देखिए जो है ये मुद्दा, गलती तो छोड़िए, हम लोग क्या कहें इस पे, अच्छा नहीं लगता है क्योंकि 2 शिक्षक हैं। शिक्षा का मतलब हरास हो रहा है, शिक्षा का लॉस हो रहा है। तो मेरे हिसाब से मतलब कि दोनों पार्टी को मतलब क्या कर रहे हैं, बैठ के मतलब आपसी समझौता से मतलब क्लियर करना चाहिए। कहाँ इस बात को मतलब ख़त्म करना चाहिए। जल्दबाजी तो कुछ हुई है, इसका सब लोग खामियाजा भुगत रहा है, लेकिन जल्द से जल्द इसको अच्छे होने का संभावना है। किसके मामले में जल्दबाजी? रोशन सर के मामले में, जो कि नहीं होना चाहिए था। गिरफ्तार नहीं करना चाहिए? नहीं करना चाहिए था, उनको गिरफ्तार नहीं करना चाहिए था। खान सर को भी पुलिस ढूंढ रही है, मिल नहीं रहा है।
ढूंढ रही है, वो मिल नहीं रहे हैं। खान सर पर तक ऐसा कुछ एलिगेशन अभी तक नहीं सामने आया। खान सर खुद कल सामने आकर के बताए ही हैं, बाकी और आगे देखिए। रोशन सर जेल में हैं और खान सर फरार। ऐसे में देखना होगा कि अब मामले में आगे क्या होता है। पुलिस खान सर तक पहुंच पाती है, उन्हें पकड़ पाती है या फिर नहीं। और दिल्ली के मालवीय नगर में भीषण अग्निकांड के बाद पूरी राजधानी में अवैध निर्माण पर बुलडोजर एक्शन जारी है। दिल्ली पुलिस, दिल्ली के सभी नगर निगमों की टीम, डीडीए, बिजली विभाग, राजस्व विभाग, फायर और जल बोर्ड के सीनियर अधिकारी ग्राउंड पर हैं और एक एक इमारत की जांच की जा रही है। जहां भी नियमों को तोड़ा गया वहां बुलडोजर और सीलिंग की कार्रवाई हो रही है। एक दिन में 79 संपत्ति सील की गई हैं, 12 अवैध निर्माणों को ध्वस्त किया गया है। तो वहीं अब तक एमसीडी ने 94 प्रॉपर्टीज भी ध्वस्त की हैं। साथ ही 114 ऐसी बिल्डिंग्स हैं जिन पर सीलिंग की कार्रवाई हुई है। अवैध निर्माण पर आज भी लगातार एमसीडी का एक्शन जारी है। ये दिल्ली के अलग अलग इलाकों की तस्वीरें आप देख रहे हैं। दिल्ली में अवैध निर्माण पर नॉन स्टॉप दौड़ रहा पीला पंजा। मकान, दुकान, होटल और कॉमर्शियल प्लेस की हो रही पहचान। दिल्ली सरकार का अवैध निर्माण पर बड़ा प्रहार। दिल्ली के मालवीय नगर में होटल में हुए अग्निकांड के बाद जागी दिल्ली सरकार का बुलडोजर हर उस मोहल्ले में दौड़ रहा है जहां अवैध निर्माण हुआ है। पूरी दिल्ली में जहां भी नियमों को तोड़कर अवैध निर्माण किया गया है, अब वहां बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है। जिसने नियमों की अनदेखी की है उन इमारतों को सील किया जा रहा है। जिस दिन फायर इंसिडेंट हुआ है उस दिन से ही पूरा सेफ्टी सर्वे किया गया था, वो चल रहा है, पूरे दिल्ली में चल रहा है। जहां जहां भी ये लगा है कि विदाउट परमिशन अवैध निर्माण है, अवैध होटल चला रहे हैं, B2B चला रहे हैं या कहीं भी PG चला रहे हैं, जहां वहां बेसिक फैसिलिटीज और बेसिक सेफ्टी स्टैंडर्ड नहीं है, वहां हर जगह एक्शन हो रहा है। और ये एक जॉइंट कमेटी बन के हो रही है जहां MCD भी साथ में है, पुलिस वाले साथ में है, रेवेन्यू वाले हैं, फायर वाले हैं और सारे BSES वाले हैं। तो हर जगह ये पूरा मिलके एक एक्शन लेने के लिए प्रक्रिया शुरू हुआ है। आज से ये चलता रहेगा। राजधानी दिल्ली में अवैध निर्माण के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में 1 जून से 6 जून तक MCD ने कुल 94 संपत्तियों पर बुलडोजर कार्रवाई की है, जबकि 114 संपत्तियों को सील किया गया है। साथ ही अवैध निर्माण के मामलों में 84 कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं। 41 प्रॉपर्टी को सीलिंग का नोटिस भेजा गया है और 33 ध्वस्तीकरण आदेश जारी किए गए। दिल्ली के मालवीय नगर में 21 लोगों की दर्दनाक मौत के बाद MCD जाग गई है। अब दिल्ली में मोहल्ला मोहल्ला बुलडोजर चल रहा है। सीलिंग के लिए सरकारी टेप भी लगाए जा रहे हैं। नपाई और सफाई का काम भी पूरी दिल्ली में जारी है। हमारे ठीक पीछे ये बिल्डिंग आप देख सकते हैं, इस पे MCD की जो डेमोलिशन स्क्वाड है उसकी टीम पहुंची है। ये गाड़ी उनकी सामने है, पहले वो दिखाना चाह रहा हूँ। MCD डेमोलिशन स्क्वाड की टीम और इस बिल्डिंग के छत पे वो टीम मौजूद है। बुलडोजर की कार्रवाई नहीं हो रही है, सिर्फ पंचर किया जा रहा है छत को। दिल्ली पुलिस की टीम यहाँ पे बिल्डिंग में मौजूद है और दरअसल हो ये रहा है कि आज से पहले यानी मालवीय नगर में जो अग्निकांड हुआ है उससे पहले अगर जिस किसी भी बिल्डिंग को नोटिस दिया गया था या किसी तरह की कार्रवाई की बात की गई थी, उन बिल्डिंग्स पे फिलहाल कार्रवाई की जा रही है और नई टीम के द्वारा सर्वे करवाया जा रहा है दिल्ली के अलग अलग इलाकों में और जहां कहीं भी खामियां पाई जा रही है उनको नोटिस सर्व किया जा रहा है। 15 दिनों का समय दिया जा रहा है और किसी भी तरह की अगर अनियमितता है तो कार्रवाई की जा रही है। उसी के तहत सैदुल्ला जाब के इस घर पे अगर आप देखें तो ग्राउंड के बाद 4 फ्लोर की ये बिल्डिंग है, 4 फ्लोर की, और बताया जा रहा है कि 17.5 मीटर से ज्यादा ऊंची होने की वजह से इस पे कार्रवाई की जा रही है। दिल्ली में स्ट्रीट पार्किंग के साथ G+4 की ऊंचाई 17.5 मीटर तक मान्य है। वहीं स्ट्रीट पार्किंग के बिना G+4 इमारत की ऊंचाई 15 मीटर तक होती है। जांच में सामने आया है कि दिल्ली में बड़ी संख्या में इमारतें मास्टर प्लान 2021 और यूनिफाइड बिल्डिंग बायलॉज 2016 के नियमों को ताक पर रखकर बनाई गई है। मेहरौली डिवीजन में अब तक 15
होटल्स को सील किया गया है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में, ये इसको सील करने की ज़रूरत क्यों पड़ी। सबसे पहले उसको समझिए, ये इतना बड़ा होटल है जो कि पूरी बिल्डिंग ग्राउंड प्लस 5 फ्लोर की है, यानी कि इतनी ऊंची इमारत है और इस बिल्डिंग में आने और जाने का एग्जिट और एंट्री सिर्फ एक ही गेट है। ये गेट आप देख लीजिए, एक ही गेट है जहां से बिल्डिंग के अंदर जाना है और बाहर निकलना है। इसके साथ ही इसके अंदर किचन भी चलता है, यानी कि कहीं से वेंटिलेशन नहीं है, दूसरा एंट्री और एग्जिट नहीं है। आप सोच सकते हैं कि जब 5 फ्लोर की बिल्डिंग में 20-20, 25-25 कमरे बने हो, उसमें गेस्ट रुक रहे हो और इस तरह का हादसा हो जाए तो निकलना नामुमकिन ही है। वही हुआ हादसे के दौरान भी, जब आग लगी तो लोग बाहर नहीं निकल पाए। यही वजह है कि अब चूंकि सर्वे कराया जा रहा है पूरे इलाके में, सर्वे कराए जाने के बाद डीएम और एसडीएम की निगरानी में पूरी टीम सड़क पर उतरी हुई है। दिल्ली सरकार के राजस्व विभाग की टीम पूरी दिल्ली में सर्वे कर रही है। अब तक कुल 124 जगहों का सर्वे पूरा हो गया है। उत्तर प्रदेश के संभल में मुस्तफा कादरी मस्जिद को गिराए जाने पर अब सियासत शुरू हो गई है। संभल सांसद जियाउर रहमान बर्क आज दोपहर 12 बजे इस मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। और इस दौरान उनके निशाने पर जिला प्रशासन और यूपी सरकार होगी। जियाउर रहमान बर्क ने संभल में बुलडोजर एक्शन को लेकर सवाल उठाया। बर्क ने आरोप लगाया है कि यह कार्रवाई केवल अवैध निर्माण तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके जरिए सीधे तौर पर लोगों के अधिकारों का हनन किया जा रहा है। और वहीं पर शनिवार को संभल की जिस मस्जिद को प्रशासन ने गिराया, वो मस्जिद के कब्रिस्तान की जमीन के एक हिस्से पर अवैध तरीके से बनाई गई थी। यहाँ कब्रिस्तान के 120 वर्ग मीटर जमीन पर अवैध कब्जा करके ये मस्जिद बनाया गया। मस्जिद पर बुलडोजर की कार्रवाई की गई। पहले मस्जिद के अगले हिस्से और फिर पिलर को गिराया, फिर 55 फीट मीनार को हाइड्रा मशीन से गिराया गया। और इस दौरान पूरा गांव छावनी में तब्दील था। चप्पे चप्पे पर पुलिस और पीएसी तैनात थी। ये कार्रवाई तहसीलदार कोर्ट के बेदखली के आदेश के बाद हुई है। बुलडोजर की कार्रवाई से पहले मस्जिद में रखे सामान को हटाया गया तो पहली मंजिल से आई लव मोहम्मद लिखे पोस्टर और हरे रंग का झंडा भी मिला। पुलिस फिलहाल इस पूरे मामले में जांच कर रही है और ये भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर पहली मंजिल पर ये पोस्टर और झंडा किसने रखा। संभल में फिर बुलडोजर गरजने पर सियासी विवाद चूंकि हो गया है। ऐसे में अवैध मस्जिद गिराए जाने से नाराज एसपी सांसद आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। मस्जिद से मिले पाकिस्तानी झंडे और आई लव मोहम्मद के पोस्टर को लेकर भी जांच की जा रही है। जमीन से अवैध निर्माण को लगातार हटाया जा रहा है। इसी क्रम में गांव तुलसीपुरा में कब्रिस्तान की जमीन पर अवैध कब्जे की शिकायत थी, जिसमें तहसीलदार कोर्ट में बात दर्ज करके नोटिस जारी किया गया था। वहां पे सुनवाई के बाद कब्जे हटाने का ऑर्डर किया गया था, जिसके विरोध में अपील में जिलाधिकारी कोर्ट में अपील की गई थी। उस कोर्ट में भी दोनों पक्षों को पर्याप्त नोटिस देकर के साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया। उसके बाद सुनवाई की गई। सुनवाई में पाया गया कि कब्जे का कोई प्रमाण नहीं है और कब्जा सार्वजनिक जमीन पर बना हुआ है, अवैध है, अतः इसके दृष्टिकोण की कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में डिमोलिशन की कार्रवाई आज हम लोग कर रहे हैं। सर भी इस तरीके से जो कब्जे हैं, अवैध कब्जे हैं सार्वजनिक जमीन पर, बहुत बार जाते रहे। निरीक्षण भी किया है, देखा है, कुछ पोस्टर्स हम लोगों को मिले हैं आई लव मोहम्मद जिन पर लिखा हुआ है और बाकी अग्रिम जाँच की जा रही है। झंडा भी मिला है, उसको भी दिखवाया जा रहा है। आगे जैसा भी जाँच में प्राप्त होगा आपको बताएं। डिमोलिशन करवाने से पहले जब यहाँ पे साफ सफाई की गई है, जाँच की गई है, तब पता चला है कि कुछ पोस्टर्स हैं वो भी मिले हैं। तो इसमें लोगों ने छुपाए हैं और कौन कौन लोग इसमें इन्वॉल्व के खिलाफ कार्रवाई के लिए बताया गया है। एक झंडा जिसमें जो किन चीज़ों में प्रयुक्त होता है, कौन यूज़ करते हैं, इसके बारे में भी जांच है, वो करवाई जाएगी। और किन्होंने इसको छापा है या बनाया है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त की जाएगी। और पश्चिम बंगाल में टीएमसी नेताओं के ऊपर हमले का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा। सांसद अभिषेक बनर्जी और कल्याण बनर्जी पर हमले के बाद अब टीएमसी विधायक मदन मित्रा की गाड़ी पर हमला हुआ है। पहले उनके कामारहाटी में जैसे ही वो पहुंचे तो उनके गाड़ी के ऊपर, ये उनकी सफेद गाड़ी है जिसमें विधायक मौजूद थे मदन मित्रा, अंडे फेंके गए। लेकिन हमले के वक्त मदन मित्रा बताया जा रहा है कार में नहीं थे। आरोप है कि शनिवार रात उत्तर 24 परगना के कामारहाटी जो उनका क्षेत्र है, विधायक के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे लोगों ने उनकी गाड़ी को देखकर नारेबाजी की और उसके बाद अंडे फेंकने लगे। तो पश्चिम बंगाल में जब से टीएमसी की हार हुई है, लोगों का गुस्सा लगातार इसी तरह से सामने आ रहा है। पश्चिम बंगाल की शुभेंदु सरकार अब मदरसों का सर्वेक्षण करा रही है और इसके लिए सभी जिलों के डीएम को निर्देश दिए गए हैं।
अगले 5 जुलाई तक अपने अपने जिलों में मदरसों का व्यापक सर्वेक्षण कर रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा गया है। राज्य की अल्पसंख्यक मामलों और मदरसों शिक्षा विभाग द्वारा जारी निर्देश के मुताबिक सरकार ने स्पष्ट किया है कि ये कदम विशुद्ध रूप से प्रशासनिक पारदर्शिता और भविष्य की योजनाओं के लिए उठाया जा रहा है। और इस सर्वे के जरिए मदरसों की भौगोलिक स्थिति, स्थापना वर्ष, रजिस्ट्रेशन का विवरण मांगा गया है। साथ ही छात्र छात्राओं और शिक्षकों की संख्या और वे आवासीय हैं या फिर निजी सहायता प्राप्त हैं जैसी तमाम जानकारियां जुटाई जा रही हैं। साथ ही मदरसों में पढ़ाए जा रहे पाठ्यक्रम का भी पूरा ब्यौरा मांगा गया है। हालांकि सरकार ने आश्वस्त किया है कि इस कदम से किसी भी मदरसे को बंद नहीं किया जाएगा और न ही किसी छात्र को निकाला जाएगा। और उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में कमलेश बिंद एनकाउंटर केस अभी और ज्यादा गर्मा गया है, क्योंकि यूपी सरकार में मंत्री संजय निषाद ने पुलिस को चुनौती दी है। उन्होंने कहा है कि एनकाउंटर करना था तो मुख्य आरोपी का करना चाहिए था। कमलेश बिंद उस मामले में मुख्य आरोपी नहीं था। मंत्री संजय निषाद ने कहा कि अपराधी की कोई जाति नहीं होती है। वो गाजीपुर पुलिस की इस कार्रवाई से पूरी तरह से असंतुष्ट हैं। संजय निषाद ने गाजीपुर पुलिस और वहां के पुलिस कप्तान को चुनौती देते हुए कहा कि अगर आपकी पुलिसिया कार्रवाई सही है तो दोनों मुख्य आरोपियों का एनकाउंटर करके दिखाएं। मुख्य आरोपी का करना चाहिए था, लेकिन अगर किसी भी प्रकार का इस तरीके से, मैं पूर्णतः गाजीपुर पुलिस की कार्रवाई से असंतुष्ट हूँ। मैंने कल भी इस पर बयान दिया था। मैं गाजीपुर पुलिस और वहाँ के पुलिस कप्तान को चुनौती देता हूँ कि अगर उनकी पुलिसिया कार्रवाई ठीक है तो आप दोनों मुख्य आरोपियों को इनकाउंटर करके दिखाइए। और मुझे पता है कि आप ये कर नहीं सकते, क्योंकि आप किस तरीके से होता है वो सब हमें पता है, क्योंकि मैं रहा हूँ 7 जून 2015 के कसरवाल आंदोलन में। मैं जब जेल में था तो वहाँ ढेर सारे पुलिसकर्मी मिलते थे और जो इस तरीके के गलत मामले में उन्हें मतलब चढ़ा के कराया गया था वो सारे लोग आरोपित थे। कि बिंद ही एक ऐसा अपराधी है तो गलत है, जांच होना चाहिए। और जब उसकी पत्नी, उसकी माँ, उसके लोग कह रहे हैं, साक्ष्य दे रहे हैं कि नहीं मेरे सामने ले गया और मारा गया, और वो तो उस पर सरकार को, जब पुलिस को और वहाँ के प्रशासन को जवाब देना पड़ेगा। और एलआईयू क्या कर रही थी इतने बड़े घटना के बाद जो है, अब मुख्य आरोपी का है नहीं अब तक काउंटर हुआ, उसके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई, 182-83 क्यों नहीं हुआ, उसके खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई क्यों नहीं हुई, उसके खिलाफ क्या एक्शन लिया गया। ये समाज तो अभी यही है ना कि अगड़ा पिछड़ा ये लड़ाने का काम कर रहे हैं कि नहीं निषाद पिछड़ी जाति, अनुसूचित जाति का है जो है, और वो जो है मुख्य आरोपी जो है अगड़ी जाति का है। वहीं समाजवादी सांसद डिंपल यादव ने भी गाजीपुर एनकाउंटर पर सवाल खड़े किए। डिंपल यादव का कहना है कि यूपी सरकार प्रदेश में कानून का राज कायम नहीं करना चाहती। वो केवल एनकाउंटर करके डर का माहौल पैदा करना चाहती है। घटना हुई है एनकाउंटर की, तो आखिर जब पुलिस पकड़ सकती थी मुजरिम को तो एनकाउंटर क्यों करा गया? सबसे पहला सवाल तो ये है। ये अपने आप में पूरी कानून व्यवस्था में प्रश्न चिन्ह उठाने का काम है। भारतीय जनता पार्टी वाले नहीं चाहते हैं कि जो शासन और जो प्रशासन है, जो नियम है, जो कानून है उससे चले। तो क्यों नियम और कानून बनाए गए हैं? और आप कितने लोगों का एनकाउंटर कर लेंगे? नेचुरल सी बात है, लोगों में गुस्सा तो आएगा ही। जब गलत होगा तो लोगों में गुस्सा तो जागृत होगा ही। और बिहार में विधान परिषद चुनाव में एनडीए के 9वें कैंडिडेट को लेकर खींचतान तेज हो गई है। अब विधान परिषद की 9 सीटों पर होने वाले चुनाव और 1 सीट पर हो रहे उपचुनाव के बीच एनडीए ने अब तक 10 में से 8 सीटों पर अपने कैंडिडेट की घोषणा कर दी है। लेकिन इस लिस्ट में सम्राट चौधरी सरकार में मंत्री और उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश को जगह नहीं मिली है। तो अब चिराग पासवान की एलजेपी ने नवा कैंडिडेट उतारकर सरगर्मी को और बढ़ा दिया है। राजनीतिक हलकों में इसे उपेंद्र कुशवाहा के लिए एक झटके के रूप में देखा जा रहा है। एमएलसी चुनाव में चिराग पासवान की पार्टी की एंट्री से उपेंद्र कुशवाहा के बेटे की मंत्री पद पर खतरा मंडराने लगा है। बिहार में एमएलसी कैंडिडेट को लेकर एनडीए में तनाव है, तो झारखंड में भी राज्यसभा की 2 सीटों के लिए चुनाव बड़ा दिलचस्प हो गया है। बीजेपी नेता गौरव वल्लभ की एंट्री से सारा मामला पेचीदा है। हालांकि गौरव वल्लभ ने बीजेपी के प्रत्याशी के तौर पर पर्चा नहीं खरीदा, लेकिन 2 सीटों के लिए 6 उम्मीदवारों का नाम आने से क्रॉस वोटिंग का खतरा बढ़ गया है। इधर मध्य प्रदेश की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें तो यहां पर भी राज्यसभा चुनावों को लेकर शहमात का खेल जारी है। राज्यसभा चुनाव का रण तेज हुई सियासत। बिहार विधान परिषद चुनाव
एनडीए में खींचतान। कुशवाहा के बेटे को मिलेगा मौका या मंत्री का पद कुर्बान। देश के 10 राज्यों की 24 राज्यसभा सीटों पर 18 जून को होने जा रहे चुनाव के बीच बिहार विधान परिषद की 10 सीटों पर चुनाव को लेकर सियासत तेज हो गई। बिहार विधान परिषद की जिन 10 सीटों पर चुनाव होना है उनमें 9 सीटों पर द्विवार्षिक चुनाव और 1 सीट पर उपचुनाव होना है। इसके लिए एनडीए ने 8 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है, जिसमें जेडीयू और बीजेपी ने अपने अपने कोटे से 4-4 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की है। वहीं 1 सीट पर चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी ने अशरफ अंसारी को मैदान में उतारकर सियासी तपिश बढ़ा दी है। चिराग के फैसले के बाद आरएलएम के नेता उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश के मंत्री पद पर खतरा मंडराने लगा है। सबसे पहले ये समझिए कि विधान परिषद चुनाव में मौका नहीं मिलने के कारण उपेंद्र कुशवाहा के बेटे की कुर्सी क्यों खतरे में है। उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश बिहार सरकार में पंचायती राज्य मंत्री हैं। अगर मंत्री बनने के 6 महीने के अंदर वो विधानसभा या विधान परिषद के सदस्य नहीं बन पाए तो उन्हें मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। सामान्य प्रक्रिया है, तो चुनाव तो हो ही रहा है एमएलसी का। लेकिन दीपक प्रकाश तो अभी क्यों परेशानी और हड़बड़ी में आप लोग इंतजार कीजिए, परसों नॉमिनेशन होना है ना, नामांकन तो परसों है ना, अंतिम दिन इंतजार कीजिए। बता तो रहे हैं कि परसों नामांकन होना है, आज नामांकन समाप्त नहीं हो रहा है, इसलिए आपके सवाल के जवाब के लिए इंतजार कीजिए। जो गणित है वो उपेंद्र कुशवाहा आखिरी वक्त तक के इंतजार में है, तो महागठबंधन ने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले, जिसके कारण सियासी कयासों का बाजार गर्म है। सूत्रों के मुताबिक एनडीए 11 विधायकों को तोड़ने के ऑपरेशन में लगी है। यदि एनडीए इस ऑपरेशन में कामयाब रही तो एनडीए की तरफ से 9वां उम्मीदवार मैदान में आएगा। हालांकि 9वें उम्मीदवार दीपक प्रकाश ही होंगे या कोई और, इसकी घोषणा अभी नहीं की गई है। 8 उम्मीदवार एनडीए ने सूची जारी की है। 8 उम्मीदवारों की 4 भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं। इसमें पवन सिंह जी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, प्रदेश कार्य समिति सदस्य हैं और सिंगर हैं, बड़े सिंगर हैं। उसके बाद संजय मयूख जी अभी विधान पार्षद थे और केंद्र में मीडिया प्रभारी हैं। शीला पंडित प्रजापति प्रदेश में उपाध्यक्ष, प्रदेश में मंत्री, उनको विधान परिषद ने उम्मीदवार घोषित किया है। और एक अशोक ठाकुर जी, गरीब तबके से आने वाले, भारतीय जनता पार्टी के विद्यार्थी प्रमुख कार्यकर्ता रहे। इन चारों को भारतीय जनता पार्टी ने 8 उम्मीदवार को बहुत बहुत शुभकामना और केंद्रीय नेतृत्व के प्रति भी आभार कि उन्होंने 4 अच्छे उम्मीदवार बिहार को दिए। उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश को लेकर क्या उनको कहीं एडजस्टमेंट की कोशिश की जाएगी? अभी तो माननीय मंत्री है ना। नहीं, उनसे बात करिए, उपेंद्र कुशवाहा जी से बात करिए जो उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उनके प्रदेश अध्यक्ष आलोक बाबू से बात कीजिए, उनके सभी नेताओं से बातचीत कीजिए कि क्या मामला है आखिर। बिहार में विधान परिषद के चुनाव को लेकर एनडीए में खींचतान है, तो झारखंड में राज्यसभा चुनाव को लेकर महागठबंधन में तनाव देखा जा रहा है। झारखंड में राज्यसभा की 2 सीटों के लिए चुनाव होना है। ये सीटें झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन के निधन और बीजेपी के दीपक प्रकाश का कार्यकाल खत्म होने से खाली हुई है। इन दोनों सीटों में से 1 सीट के लिए कांग्रेस ने प्रणब झा को अपना उम्मीदवार बनाया है, तो वहीं 1 सीट पर झारखंड मुक्ति मोर्चा का कैंडिडेट आसानी से जीत सकता है। लेकिन दूसरी सीट पर कांग्रेस को महागठबंधन के सभी सहयोगियों का वोट चाहिए होगा। झारखंड विधानसभा के गणित की बात करें तो विधानसभा में कुल 81 सीट है, जिसमें सत्ताधारी महागठबंधन के पास 56 विधायक हैं, तो एनडीए के पास 24 विधायक हैं। वहीं एक जेएलकेएम के जयराम महतो एमएलए है। इन समीकरणों के बीच झारखंड में राज्यसभा की 2 सीटों के लिए चुनाव बड़ा दिलचस्प हो गया है। 34 सीटों वाली जेएमएम के पास अपने कैंडिडेट जिताने के लिए जरूरी 28 वोटों के बाद 6 सरप्लस वोट बच रहे हैं, तो कांग्रेस के पास 16 विधायक हैं। यदि जेएमएम अपने 6 अतिरिक्त वोट कांग्रेस को ट्रांसफर कर देती है और आरजेडी के 4 विधायक और सीपीआईएमएल के 2 विधायक यदि कांग्रेस के पक्ष में मतदान करते हैं, तो कांग्रेस का कुल आंकड़ा 28 यानी बिल्कुल जादुई आंकड़े तक पहुंच जाएगा।
लेकिन कहा जा रहा है कि कांग्रेस के प्रणव झा को कैंडिडेट बनाए जाने से जेएमएम नाराज है। शनिवार को हुई मीटिंग में जेएमएम ने वैद्यनाथ राम को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। हम लोग बैठे थे, हमारी जिस प्रत्याशी की घोषणा हुई है बैजनाथ राम जी पर, और ये हमारे मंत्री भी रह चुके हैं पार्टी के, और साथ ही वो हमारे पार्टी के उपाध्यक्ष भी हैं और वरिष्ठ नेता हैं। तो और पलामू साइड से किसी का उस साइड से हमारा राज्यसभा में जाना मुझे नहीं लगता कि पहले भी हुआ होगा किसी भी पार्टी से। तो एक बड़ी पहल की है माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने। बातचीत तो देखिए सीट को लेकर ही हुई है, दोनों अपना अपना पक्ष रख रहे हैं, दोनों अपनी बात कर रहे हैं। अब कांग्रेस ने अपनी प्रत्याशी की घोषणा कर दी, हमारी पार्टी ने भी कर दी। अब इसके आगे कोई बैठक होगी तो उसमें तय होगा कि दूसरी सीट पर क्या होगा। झारखंड में दूसरी सीट के लिए कांग्रेस को सहयोगियों के फैसले का इंतजार है, तो बीजेपी के पास एनडीए के 24 सीटों की ताकत है, लेकिन उसे भी 4 विधायकों के वोट की जरूरत होगी। ऐसे में बीजेपी नेता गौरव वल्लभ की एंट्री से सारा मामला पेचीदा हो गया है। हालांकि गौरव वल्लभ ने बीजेपी के प्रत्याशी के तौर पर पर्चा नहीं लिया है, लेकिन 2 सीटों के लिए 6 उम्मीदवारों के नाम आने से क्रॉस वोटिंग का खतरा बढ़ गया है। इधर मध्य प्रदेश में भी राज्यसभा की 3 सीटों के लिए शह और मात का खेल जारी है। यहाँ राज्यसभा की 3 सीटों पर चुनाव होने हैं। बीजेपी के दोनों कैंडिडेट तरुण चुग और रजनीश अग्रवाल ने नामांकन भर दिया। एमपी विधानसभा के मौजूदा आंकड़ों के लिहाज से 2 सीटों पर बीजेपी की जीत तय है, लेकिन तीसरी जीत को लेकर रोमांचक लड़ाई है। कांग्रेस ने एमपी के बड़े नेता दिग्विजय सिंह और कमलनाथ कैंप को नजरअंदाज करते हुए मीनाक्षी नटराजन को कैंडिडेट बनाया है। ऐसे में बीजेपी यहां कांग्रेस के आंतरिक कलह का लाभ लेने के लिए घेराबंदी शुरू कर दी है। एमपी विधानसभा में 230 सीटें हैं। ऐसे में एक सीट पर जीत के लिए 58 विधायक चाहिए। बीजेपी के पास 2023 में 163 विधायक थे, लेकिन दल बदल के बाद अब 164 हो चुके हैं। तो कांग्रेस के 66 विधायक 2023 में थे, जिनमें एक बीना से कांग्रेस विधायक बीजेपी के पक्ष में है। 2 कांग्रेस विधायक को मतदान का अधिकार नहीं है, तो एक की सदस्यता रद्द हो चुकी है। ऐसे में अगर बीजेपी यहां तीसरा कैंडिडेट उतार देती है तो कांग्रेस के लिए अपने कैंडिडेट को राज्यसभा भेजना मुश्किल हो सकता है। पूरे दृढ़ता से सारे हमारे वरिष्ठ जन, आदरणीय दिग्विजय सिंह जी, आदरणीय कमलनाथ जी, सारे वरिष्ठ और राहुल भैया, उमंग सिंगार जी, सारों ने विधायकों ने एकजुटता से दृढ़ संकल्प के साथ कांग्रेस का प्रत्याशी आदरणीय मीनाक्षी नटराजन जी का स्वागत भी किया और बहुत प्रसन्नता से संकल्प लिया कि कांग्रेस का उम्मीदवार राज्यसभा जाएगा। हमारे यहाँ थोड़ी, हमारे यहाँ नहीं, भारतीय जनता पार्टी वोटिंग का डर है कांग्रेस को। अब वो कांग्रेस को डर है, उनका अपना कर्म है, हमारा थोड़ी है। हमें तो जो आदेश पार्टी का हो जाता है वो काम करते हैं। राज्यसभा चुनाव को लेकर महाराष्ट्र में भी टेंशन है। यहाँ सुनेत्रा पवार के इस्तीफे से खाली हुई राज्यसभा सीट की दौड़ में पूर्व सांसद नवनीत राणा भी शामिल हो गई। सुनेत्रा पवार ने अपने पति और डिप्टी सीएम अजीत पवार के निधन के बाद उप मुख्यमंत्री बनने के लिए राज्यसभा की सीट छोड़ी थी। एनसीपी अजीत गुट इस सीट पर छगन भुजबल को अपना उम्मीदवार बनाने की तैयारी कर रही है, लेकिन नवनीत राणा के आने से राज्यसभा का चुनाव दिलचस्प हो गया है। और बिहार में लालू फैमिली की सुरक्षा घटाने पर सियासत तेज हो गई है। सम्राट सरकार के द्वारा सुरक्षा की समीक्षा के बाद नाराज लालू फैमिली ने शनिवार को अपने आवास से सिक्योरिटी वापस लौटा दी थी। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने अपने आवास से सुरक्षा हटाने के साथ ही बंगले के बाहर तैनात पुलिसकर्मियों को भी लौटा दिया। इसके बाद लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने पार्टी नेताओं से राबड़ी आवास पहुंचने की अपील की। कार्यकर्ताओं का राबड़ी आवास पर फिर जुटने का सिलसिला शुरू हुआ। कार्यकर्ता दिन रात की शिफ्ट में गेट के बाहर खड़े रहकर राबड़ी आवास को सुरक्षा दे रहे हैं। कार्यकर्ता हाथ में डंडा लिए राबड़ी आवास के बाहर खड़े हैं और जहां कभी और कहीं पुलिसकर्मी बैठते हैं वहां पार्टी के नेता बैठे हैं। राबड़ी के बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी अपनी Y+ कैटेगरी की सुरक्षा को वापस कर दिया। हालांकि उनकी सुरक्षा में कोई बदलाव नहीं किया गया था। जब आपने सुरक्षा वापस ले ली तो हम लोग बैठ गए यहाँ और पार्टी के कार्यकर्ता फेज वाइज कार्यक्रम बनाया है, ये पढ़ा देंगे, सुरक्षा करेंगे, यही बात हाँ किया है। जिला पार्टी के जिम्मा भी है, जरूरत पड़ेगी तो दूसरे जिला को भी इन्वॉल्व किया जाएगा। प्रखंड वाइज है, पटना जिला के अध्यक्ष बैठे हैं, दीनानाथ सिंह यादव है, इनको जिम्मा दिया गया, यहीं बैठक हुई है और चरणबद्ध तरीके से सुरक्षा की जिम्मेदारी प्रखंड वाइज प्रखंड अनुसार आरजेडी के नेता ही अब सुरक्षा देंगे राबड़ी आवास पर। आरजेडी के नेता ने, आरजेडी के कार्यकर्ता, आरजेडी के समर्थक, आरजेडी के शुभचिंतक, वो लोग ये
अपने हाथ में ले लिए। कोई सुरक्षा में कटौती नहीं की गई। पूर्व मुख्यमंत्री के नाते जो भी उनकी सुरक्षा कर्तव्यांकित है वो सुरक्षा दी गई है। हाँ, सुरक्षा समिति है राज्य में, जिलों में, कभी कभी कोई थ्रेट परसेप्शन रहता है तो वो निर्णय करती है, तो किसी को बढ़ाती है या ज़्यादा किसी को मिला हुआ है तो उसको घटाती है। ये तो सुरक्षा समिति बनी हुई है राज्य मुख्यालय में भी और जिला मुख्यालय में भी, वही लोग तय करते हैं। और ये लोग पहले भी कई बार सुरक्षा वापस कर चुके हैं। अब क्या घंटा कितने दिन करते हैं वो, वैसे राजद के मोटे मोटे कार्यकर्ता हैं, वो लोग सुरक्षा करेंगे। अगर इनको सरकारी सुरक्षा की ज़रूरत नहीं है तो उसमें सरकार क्या कर सकती है। दिल्ली एनसीआर समेत चंडीगढ़ पंचकुला में सीबीआई की रेड की कार्रवाई चल रही है। 661 करोड़ के सरकारी फंड घोटाला मामले में इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। सीबीआई ने सरकारी फंड घोटाले में 6 ठिकानों पर रेड की कार्रवाई की। हरियाणा चंडीगढ़ के सरकारी फंड में गबन हुआ था, उसके बाद सीबीआई एक्शन में आई और हरियाणा चंडीगढ़ के इन अलग अलग 6 ठिकानों, जिसमें दिल्ली और एनसीआर भी शामिल है, वहां पर कार्रवाई की गई। इस वक्त की एक बड़ी खबर अमेरिका से आ रही है, जहां के ओहायो के टोलेडो में एक फेस्टिवल के दौरान फायरिंग से हड़कंप मच गया। शनिवार को दोपहर फेस्टिवल में फायरिंग की गई, जिसमें कई लोगों को गोली लगी। फायरिंग होते ही फेस्टिवल में अफरा तफरी का माहौल था। तस्वीरें आप देख सकते हैं। गोली से घायल कई लोगों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, जिनमें से कुछ ऐसे हैं जिनकी हालत नाजुक बनी हुई है। ओहायो के टोलेडो में ओल्ड वेस्ट एंड फेस्टिवल चल रहा था। इसी दौरान एक शख्स ने अंधाधुंध फायरिंग करनी शुरू कर दी। पुलिस अब फायरिंग करने वाले की तलाश में जुटी हुई है। अब खबर महाराष्ट्र के पुणे से है, जहां आधी रात को एक घर में चल रही पार्टी में पुलिस ने छापा मारा। रेड के दौरान घर से करीब 60 से 70 लड़के लड़कियां का पता चला, वो उस पार्टी में मौजूद थे। क्राइम ब्रांच की टीम ने पार्टी में इस्तेमाल हो रहे नशे के कई आइटम्स को बरामद किया और उसे जांच के लिए भेज दिया है। पार्टी में कई लड़के लड़कियां नशे की हालत में थे। पुलिस के मुताबिक पार्टी का नाम प्रोजेक्ट एक्स रखा गया। पुलिस को शक है कि पार्टी में ड्रग्स का इस्तेमाल भी हो रहा था। पुणे पुलिस पार्टी में मौजूद लोगों और पार्टी के ऑर्गेनाइजर्स से पूछताछ कर रही है। पार्टी में बिना लाइसेंस के शराब बेचने, तेज आवाज और आधी रात हंगामा जो हुआ, उसको लेकर भी जांच जारी है।